एंड इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट कि बहुत एग्जाम्पल्स के पीछे भागना है, इट्स अबाउट कि आप वहाँ पे वो हैंडल कैसे कर पाओगे। एंड ट्वाइस व्हेन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा मैं रिलाई करी, उसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया पीवाईक्यू से। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज, करंट अफेयर्स के सोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक सोर्स होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और ये मेरा सेकेंड मेंस था। आकांक्षा। ओके मैम, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका पहले तो किसके बोर्ड में था और थोड़ा अंदर का माहौल बताइए कैसा था? प्रीति सुडान मैम का बोर्ड था। ओके बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। ओके और काफी सपोर्टिंग थे सारे बोर्ड मेंबर्स। अच्छा, अभी मैम इंटरव्यू बाकी 17 अप्रैल तक है। जो इंटरव्यू फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जो सेकंड टाइम आ रहे हैं, आप उनके लिए बताइए इंटरव्यू के अंदर का माहौल कैसा होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि टेंस का अंदर का माहौल कैसा होगा। आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए उनके लिए। अंदर का माहौल एक्चुअली मॉक्स से काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि मॉक्स में थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सा माहौल हो जाता है। लेकिन अंदर काफी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रहता है। वो आपको बहुत अटेंटिवली सुनते हैं और आपको एनकरेज करते हैं आंसर देने के लिए। जहाँ पे आपको आंसर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, पर बहुत ज्यादा ड्रिल नहीं करते, बहुत प्रेशर नहीं डालते। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके मैम, आपका अटेम्प्ट कौन था और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ तो? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। और मैंने DU से BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया है और MA भी हिस्ट्री में किया है। इंटरव्यू का भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था? इसके पहले इंटरव्यू आप दिए हैं कोई? हाँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और ये मेरा सेकंड मेंस था। ओके मैम, अगर मैं बात करूँ आपकी हॉबीज से रिलेटेड, क्या कोई क्वेश्चंस थे? अगर आप कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कर सकें उसमें, क्या हॉबीज से या करंट अफेयर से या इंटरनेशनल इशूज से कुछ क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन एक्चुअली मेरी हॉबी से ही था। अच्छा। मैं पोएट्री लिखती हूँ। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने मुझे पोएट्री सुनाने बोला था। अच्छा। सेकंड मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से था। मैं मेंटल हेल्थ NGO में आई वर्क। सो उसमें उससे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे थे सपोर्ट मेंबर्स ने। 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे। बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी क्वेश्चन थे। नेटो पे क्वेश्चन पूछा था, रशिया यूक्रेन का जो अभी इशू चल रहा है उस पे क्वेश्चन पूछा था। तो काफी वैरायटी के क्वेश्चंस थे। मैम, मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल से आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने बोला कि आप किसी NGOs में काम कर रही हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए काम कर रही है, और आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए 3 क्वेश्चन इस पे। क्या कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सकें, कैसे क्वेश्चंस थे और आपने क्या जवाब दिया उसका, जरूर हमारे व्यूअर्स। पहला क्वेश्चन तो मेरा रोल क्या है NGO में ये था। आई एम अ राइटर इंटर्न। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ NGO के लिए। सेकंड क्वेश्चन था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज यूथ में क्यों बढ़ रहे हैं। यस मैम। तो वो फिर मैंने उसको आंसर किया कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है, यूथ सुसाइड कमिट कर रहा है, यंग वुमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो भी सुसाइड कमिट कर रही हैं। और अदर देन दैट एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं यूथ में। सो ये सब मैंने आंसर दिया और उसको थोड़ा डेटा वगैरह से और अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बैक किया। ओके, आपका व्यूज भी जानना चाहें कि आपने इसमें क्या आंसर दिया, ऐसा कुछ? जैसे आपने बोला कि एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे, तो आपने इनका कुछ सजेशन दिया होगा या आपने व्यूज? हाँ, उन्होंने मुझे सजेशन भी पूछे क्या करना चाहिए। और कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में भी बताया जो यूथ फेस कर रहा है। उसके अलावा हाइपर कंपटीशन की बात की। फिर थोड़े बहुत जो सॉल्यूशंस उन्होंने सजेशंस पूछे तो वो भी मैंने बताए। ओके, इट्स ऑलराइट मैम। मैं कुछ प्रीलिम्स पे बात करना चाहता हूँ। अभी इस बार का प्रीलिम्स 25 मई को होने वाला है, उस पर आपका क्या सजेशन रहेगा? कौन सा टेस्ट सीरीज अभी इस समय लगाना चाहिए, और करंट अफेयर्स अभी पढ़ना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? इन सब पे आपका क्या सजेशन है एस्पिरेंट को? ऑल्दो मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी, क्योंकि प्रीलिम्स में सब लोग सेम चीजें पढ़ते हैं। सेम स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट होती है। करंट अफेयर पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो लास्ट डे तक न्यूज़पेपर पढ़ के जाती थी। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि बहुत ज्यादा सोर्सेज, करंट अफेयर्स के सोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक सोर्स होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इन सम ऑफ द लक आल्सो वर्क्स। सीसेट को लेकर के आपका सलाह? सीसेट में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों। आपका क्या सलाह रहेगा कि सीसेट को लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए? सीसेट को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और play on your strength. For example, I am somebody who is more good in comprehension and English comprehension. So I attempt it very carefully.
एंड ट्वाइस व्हेन आई क्लियर प्रीलिम्स इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा मैं रिलाई करी, उसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया PYQ से। अदर देन दैट बेसिक मैथ्स तो अच्छी होनी ही चाहिए और वो क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। PYQ इज अ सोर्स, बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है फॉर बेसिक मैथ्स। जितने PYQ में जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एक एक बार सॉल्व करके उसका थोड़ा सा आइडिया लेके आई थिंक and the key is to remain calm in the exam actually, because you should have a strategy on how to attempt. You don't have to attempt the 80 questions in CSAT. You have to attempt only 30-40 questions, but those should be very good. Okay. तो वो थोड़ा सा रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स आएगा, वो थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल। मैं मेंस को लेकर के कुछ आपका स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा। स्पेशली मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जो प्ले करते हैं मार्क्स गेन कराने में, वो आपका एथिक्स, एसे और आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। although मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर का निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी मार्क्स आपके गेन कराएंगे, पर जो देखा जाता है मेजॉरिटीज नंबर आप इसी से लोग गेन करते हैं। इस पे मैं आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच जानना चाहूंगा। पहले तो आपका एथिक्स को लेकर के जरूर बताइए, क्योंकि बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है एथिक्स का पेपर। एथिक्स आई थिंक इज अ पेपर वेयर नो मैटर आप कितना ही पढ़ लो, until and unless you don't practice it, you are not going to be good at it. So उसमें आंसर राइटिंग absolutely necessary है। In fact, as early as possible you can answer write, and जितने PYQs हो सकते हैं उतने लिखो, because basic ethics के concept सबको clear होते हैं। And it's not also about कि बहुत examples के पीछे भागना है, it's about कि आप वहाँ पे वो हैंडल कैसे कर पाओगे क्वेश्चन। तो वो तभी हैंडल होगा जब बहुत ज्यादा PYQs लिखे हैं, बहुत ज्यादा एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आई थिंक एथिक्स में तो पर्टिकुलरली सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एक्चुअली लिखना है। बिल्कुल मैम। मैम रिसोर्सेज को लेकर के आपका क्या सजेशन रहेगा? एज यू नो यूपीएससी का रिसोर्स ऐसा है, अगर आप गूगल पे कोई भी एक टॉपिक लिख के यूपीएससी आगे सर्च कर दीजिए, मतलब ओशियन है रिसोर्सेज को लेकर के, और उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एस्पिरेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन इज बेस्ट फॉर मी। तो आपका सजेशन क्या रहेगा, और वो कैसे स्टक रहे, मतलब एक जगह पे ही रिलाई करें, एक सोर्स को रिलाई करें और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें? पर वो क्या करते हैं, 10 सोर्स पे भगते हैं, इधर कभी पढ़ते हैं उधर कभी वहां से भी। आपका क्या सजेशन रहेगा? आई थिंक नंबर वन रीजन बच्चे ऐसा करते हैं बिकॉज बहुत फोमो हो जाता है। Yes, अगर हमारे नेक्स्ट वाला बच्चा कोई बुक पढ़ रहा है, हमारे पास वो नहीं है, तो Yes, हमें ma'am. लगता है कि अरे ये तो बड़ी Yes. इंपॉर्टेंट बुक है। बिल्कुल। लेकिन द थिंग इज कि बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं एग्जाम क्लियर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्लियर होता है। Yes. तो वो बुक एक्चुअली या जो भी सोर्स आपका है उस पर स्टिक रहिए। दैट अमाउंट ऑफ आई थिंक यू नो प्रैग्मेटिज्म इतना तो एक एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए कि उसको इतना तो समझ होनी चाहिए कि मेरा जो सोर्स है वो अच्छा सोर्स है। बिकॉज काउंटलेस टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्लियर्ड द एग्जाम, उन्होंने सोर्सेज बताए हैं, तो कुछ नई चीज तो है नहीं, कुछ नया डिस्कवर करना नहीं है। तो एक क्रूशियल गाइडेंस भी क्रूशियल है कि बहुत चीजों के पीछे नहीं भागना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए सबको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक विद इट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू, और आप बाकी चीजों पे भागोगे, देन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है। तो एक सोर्स उसको पकड़ना चाहिए किसी को भी, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने सोर्स में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी सोर्स से क्वेश्चन आ रहा है, इट्स नॉट लाइक किसी बुक से क्वेश्चन आता है, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, एंड कंटेंट ब्रॉडली सब बुक्स का सेम ही रहता है। So I think that is something. Stick to your sources. Be confident in your sources. Okay, मैम कुछ आपका सजेशन मैं इस पर लेऊंगा कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे स्टूडेंट, विदाउट ये आपका यहाँ तक संभव नहीं आना कि वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करे पढ़ाई में। वो बोलते हैं भैया सर कमेंट आते हैं कि 2-3 दिन तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपका डिस्ट्रैक्शन को लेकर के सजेशन, और कैसे अवॉइड करें, कैसे मेंटेन डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें? आई थिंक ये एक चैलेंज रहता है, बिकॉज सी द फैक्टर इज जब तक इमीडिएटली हमारे पास कोई चीज सामने नहीं होती तो हम उसको डिले करते रहते हैं। अगर हमें लगता है प्रीलिम्स 6 महीना दूर है तो कंसिस्टेंसी लाना डिफिकल्ट है। हमें लगता है 1 महीना दूर है तो कंसिस्टेंसी आ जाती है। बट यू हैव टू प्ले द लॉन्ग गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट गेम। यू डोंट क्लियर प्रीलिम्स इन 1 मंथ, यू क्लियर प्रीलिम्स आफ्टर स्टडीइंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो वो कंसिस्टेंसी, आपको वो लॉन्ग गेम के लिए रेडी रहना चाहिए आई फील। एंड it's also about how serious you are regarding your preparation. क्योंकि अगर it is like your job, मतलब जब आप एस्पिरेंट हो तो वो आपकी जॉब है। तो जैसे आप जॉब हमेशा, पीपल हु आर एम्प्लॉयड जो जॉब करते हैं वो 8 घंटा नौकरी करते हैं और एक सैटरडे संडे फ्री लेते हैं। तो सिमिलरली एस्पिरेंट को अपनी पढ़ाई एज अ जॉब ट्रीट करनी चाहिए, एंड दे शुड स्टडी रेगुलरली एंड देन टेक गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक्स आल्सो व्हेन दे फील कि वी डिजर्व इट एंड वी हैव डन वेल।
Okay. तो वो ब्रेक्स लेते रहना चाहिए और अपना वर्क को प्रोफेशनली, अपनी स्टडीज को प्रोफेशनली लेना चाहिए rather than casually, because then it will waste time. Okay. मैम आपने साइकोलॉजी की बात की तो आप एक बहुत मेरे मन में अभी क्वेश्चन है, उस पर बहुत अच्छे से आप गाइड कर सकती हैं। आजकल यूथ में देखा गया है या एस्पिरेंट में देखा गया है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज का काम कल पे टालते रहते हैं, चलो कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। आपको क्या सजेशन, आप क्या उनको इम्पोर्टेंट सजेशन देगी ताकि वो आज का काम आज पे ही करें? See, that kind of inner motivation ना खुद से आनी चाहिए. Okay. Because at this stage in life when you're already a graduate, आपको कोई पुश नहीं करेगा. आप स्कूल के बच्चे नहीं हो कि आपको होमवर्क दिया जाएगा और वो आपको करना होगा. Yes, This is something that you have to, that discipline you have to build upon, खुद से लाना पड़ेगा. बिल्कुल. उतनी सीरियसनेस होनी चाहिए एक बिल्कुल. कैंडिडेट में जो सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर कर रहा है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि होती नहीं है. आई हैव आल्सो इंडल्ज्ड इन प्रोक्रेस्टिनेशन. होती है बिकॉज अकेले पढ़ाई करना फ्रस्ट्रेटिंग है. Yes, वो मोमेंटम बनाना फ्रस्ट्रेटिंग है. एट द सेम टाइम वो आई थिंक वो सीरियसनेस लाना भी इम्पोर्टेंट है कि अच्छा दिस इज माय करियर. yes, ma'am. अल्टीमेटली दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, फॉर मेकिंग माई करियर. Okay. तो वो सीरियसनेस तो होनी चाहिए. उसके लिए आई थिंक इनफ मोटिवेशन ही है. यू कैन लिसन टू काउंटलेस मोटिवेशनल टॉक्स, पर उससे क्या ही होगा अंटिल अनलेस आपको इनफ मोटिवेशन नहीं है पढ़ने की. तो आई थिंक दैट इज अ प्राइमरी फैक्टर. ओके मैम, 3 क्वालिटीज जो आपको लगता है यूपीएससी के एस्पिरेंट में होनी चाहिए अगर यहाँ तक पहुंचे? See, I'm not an expert honestly. Until unless I don't clear this exam, मैं नहीं वो बोल सकती कि बहुत confidently कि ये करो वो करो. I can just broadly say कि जो आपने बोला डिसिप्लिन होना चाहिए और सेकंड चीज ये है कि सीरियसनेस होनी चाहिए regarding Okay. the exam. Okay. It's a serious paper. And the third thing I believe कि थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि don't punish yourself a lot. A lot of people because बहुत isolated रह जाते हैं तो you know self criticism बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो don't grill yourself a lot. You will be grilled in the exam, but be good to yourself at least. Okay. थैंक यू सो मच मैम आई ज्वाइनिंग. आयुष आपका इस बार आपका सिलेक्शन और मैं इंटरव्यू आपका फिर से. Thank you. Thank you. I don't know. Hopefully. ओके, ऑलराइट.